मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में एक जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में एक जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, कि पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। और जो भी मैं पोस्ट अपलोड करता हूँ या जो भी इंफॉर्मेटिव जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती है वो भी आप सभी को सबसे पहले मिल पाए। 4 नवंबर 2023 की हम प्रमुख समसामयिक घटना पर चर्चा करने वाले हैं या हम करंट अफेयर पर बात करने वाले हैं। और इसके अलावा जो अन्य फैक्ट है वो भी हम देखने वाले हैं कि क्या है, आखिर किस क्वेश्चन से कौन सा क्वेश्चन बन रहा है और स्टैटिक जीके उस क्वेश्चन से किससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन जो आ रहा है उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा कौन सा 135वां एपिसोड ये आ चुका है। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें भी मैंने आप सभी को महत्वपूर्ण करंट अफेयर बताए हैं और उसके साथ स्टैटिक जीके भी कवर कराने की कोशिश की। और एक और सूचना दे दूं कि हमारे जो शॉर्ट अपलोड होते हैं जो शॉर्ट वीडियो अपलोड होते हैं चैनल पर, वो भी आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैं जो ट्रिक के साथ जीके कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ वो भी आप सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वो भी आप जरूर देखें वीडियो को। तो इसमें हम क्या क्या शामिल करने वाले हैं, तो इसके अंदर हम विश्व, भारत और राजस्थान, इन तीनों का हम करंट अफेयर शामिल करने वाले हैं। और इसके साथ जो करंट अफेयर के क्वेश्चन और करंट अफेयर से रिलेटेड कोई जानकारी उनको शामिल करेंगे। और इसके अलावा जो स्टैटिक सामान्य ज्ञान है ये भी हम जैसे क्वेश्चन होगा उसी प्रकार से उसी जानकारी को हम शामिल करने वाले हैं। तो ये रहेगा आज का हमारा फॉर्मेट, किस तरह हम कौन सा जो क्वेश्चन करने वाले वो मैंने सारा बता दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में नंदिनी दास को किस उपन्यास के लिए ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया। क्वेश्चन ध्यान से देख लेना कि क्या पूछा है, कि इसमें पूछा है कि हाल ही में नंदिनी दास है, इनको हाल ही में किस उपन्यास के लिए ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। तो आपको ये बताना है कि किस उपन्यास के लिए किया गया। ऑप्शन ए है वो है ए साउंड ऑफ वॉइस, ऑप्शन बी है वो है लाइफ ऑफ सिस्टम, ऑप्शन सी है काउंटिंग इंडिया और ऑप्शन डी है सेल एंड बाई। तो कौन सा उपन्यास है जिसके लिए इनको हाल ही में ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिख रहा है, काउंटिंग इंडिया। ये इस उपन्यास के लिए मतलब इसमें इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये क्या है काउंटिंग इंडिया, किसमें इनका जिक्र किया गया है वो भी हम सारा मतलब जानकारी देखने वाले हैं। और इसके अलावा ये कब शुरुआत हुई वो भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 कहाँ पर दिए जाते हैं, शुरुआत कब हुई इसकी, और 2023 तो कहाँ दिए जाते हैं। तो ये दिए जाते हैं लंदन के अंदर, ध्यान रखना है क्योंकि ये ब्रिटेन का है तो वहां पर दिया जाएगा लंदन के अंदर। शुरुआत कब हुई, तो 2013 के अंदर इसकी शुरुआत हुई है। 2013 के अंदर शुरुआत हुई है, तो 10 साल हो गए हैं मतलब ये पुरस्कार देते हुए। और 2023 का किसे दिया गया, तो ये दिया गया किसको, नंदिनी दास को। नंदिनी दास को दिया गया, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और उपन्यास क्या है, इसका उपन्यास का नाम क्या है, तो इसका उपन्यास का नाम है काउंटिंग इंडिया। इस उपन्यास में किसकी मतलब जानकारी मिलती है हमें, तो इस उपन्यास में जानकारी मिलती है कि जो मतलब भारत में मुगल साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य के बादशाह या शासक थे जिनका नाम था जहांगीर। तो जहांगीर के काल में ब्रिटिश आया था पहला, उसका नाम क्या था, टॉमस रो। जो टॉमस रो आया था मतलब इनसे लेकर जब तक भारत आजाद हुआ तब तक मतलब 1947 तक की मतलब जो भी घटना है वो सारी लगभग मुख्य घटना इस उपन्यास में
कवर मिलती है या इसमें शामिल है, तो इस कारण इनको ये पुरस्कार दिया गया 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार। तो ये मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा अब हम थोड़ा सा अन्य हाल ही में जो पुरस्कार दिए उन पर भी चर्चा करने वाले हैं। जैसे आपको मैंने परसों की क्लास में एक नाम बताया था, वो कौन सा नाम था, तो विहान तलिया, आपको नाम याद होगा, विहान तलिया। विहान तलिया इनको किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया, तो इन्हें फोटोग्राफी दी गई थी, फोटोग्राफी के अंदर पुरस्कार मिला था, फोटोग्राफी के अंदर। और फोटोग्राफी के अंदर कौन सा पुरस्कार मिला, तो इनको मिला फोटोग्राफी ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। और किस पेंटिंग के लिए मिला या किस चित्र के लिए मिला, तो इसमें जो भगवान श्री कृष्ण की जो मुरली बजाते हुए तस्वीर थी और उसके पास एक मकड़ी की थी, तो उस मतलब पेंटिंग के लिए ये इनको पुरस्कार दिया गया, फोटो ऑफ द ईयर 2023 का। और ये भी लंदन में दिया गया, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा आपको दीनानाथ राजपूत, इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, दीनानाथ राजपूत को मैं इधर लिख देता हूं, बाकी वाले दीनानाथ राजपूत इनको कौन सा मिला है, तो दीनानाथ राजपूत को इनको मिला है रोहिणी नैयर पुरस्कार, ये भी ध्यान रखना है। रोहिणी नैयर पुरस्कार। और नोहेरी ये पुरस्कार कौन सा है, 2023 का है, ये भी ध्यान रखना। और देखिए तो अन्य और कौन सा है, ग्लोबल टीचर का अवार्ड किसे दिया गया हाल ही में, तो ग्लोबल टीचर का भी देख लेते हैं। ग्लोबल टीचर का अवार्ड किसे मिला, तो उनका नाम है आपका ये मिला दीप नारायण नायक को, ये ध्यान रखना। ये दोनों दीप नारायण नायर, ये इनको मिला है मतलब ग्लोबल टीचर का अवार्ड। और ये कहाँ के हैं, तो ये हैं वेस्ट बंगाल के, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा और देखें तो शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है 2023 का, शांति का नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल 2023 का, 2023 का किसे मिला, तो ये मिला मोहम्मदी नरगेसी को, मोहम्मदी नरगेसी मिला। और ये कहाँ की निवासी थी, ये महिला थी, ईरान की निवासी थी, ये भी आप सबको ध्यान रखना। और देखे तो मतलब अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है 2023 का, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है, तो ये मिला है किसको, गोल्डिन को मिला है। ये थोड़ा सा इतना याद रख लें, बाकी पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। गोल्डिन जो कहाँ के निवासी थे, यूएसए के निवासी थे, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और साहित्य का किसे मिला नोबेल पुरस्कार 2023, तो साहित्य का किसे मिला, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, ये मिला है आपका किसको, जॉन फांसे को। इनका नाम था जॉन फांसे थे, ध्यान रखना। और कहाँ के निवासी थे, तो मतलब इसकी ट्रिक क्या थी, ये थी साहित्य में ना फंस मेरी जान, तो ये कहाँ के निवासी थे, मतलब ये फ्रांस के निवासी थे, ये भी ध्यान रखना है। और इनको ये पुरस्कार मिला है, ये आपको ध्यान रखना है इसी के साथ। और इसका नहीं, नार्वे के निवासी नहीं, फ्रांस के नहीं थे, नार्वे के थे ना, मतलब नार्वे के निवासी थे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना, इसी के साथ ये पुरस्कार के आपको ध्यान रखना है। और ये थे क्वेश्चन, और इसके अलावा अन्य जो पुरस्कार थे वो भी मैंने इसी क्वेश्चन के अंदर कवर कराने की कोशिश की है। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का मतलब थोड़ा सा और पुरस्कार है, एक दो और बता देता हूँ। जैसे आपको पता होगा 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये किसे दिया गया, दादा साहेब, मैंने ये काफ़ी बार बताया आपको, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये किसे दिया गया है 53वां, तो ये दिया गया आपको रेहान, उनके महिला अभिनेत्री थी, इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था वहीदा रहमान, ये ध्यान रखना आपको थोड़ा सा। और इसके अलावा और देखे तो सर्वश्रेष्ठ मतलब जो ये हमारा कौन सा 69वां जो फिल्म पुरस्कार था फिल्म पुरस्कार, ये मतलब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये दिया गया आलिया भट्ट को, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, आलिया भट्ट को दिया गया था। और एक कृति सैनन को दिया गया मम्मी पिक्चर के लिए, और मिमी, और इनको दिया गया गंगूबाई काटेवाड़ी के लिए, ये भी आपको और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया, तो और अर्जुन उनको दिया गया, ध्यान रखना, पुष्पा के लिए। और ये मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा एक और आता है पुरस्कार, उसका नाम है आपका मतलब जो भारत रत्न संगीत
जो भारत रत्न थी प्राप्त संगीतकार, उनका नाम क्या था? लता मंगेशकर। दीनानाथ लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? दीनानाथ लता मंगेशकर पुरस्कार, लता मंगेशकर पुरस्कार, मंगेशकर, ये पुरस्कार किसे दिया गया? तो पहला तो दिया गया हमारे पीएम मोदी को, और दूसरा दिया गया हाल ही में आशा भोसले को। ये ध्यान रखना है, आशा भोसले को दिया गया। ये थोड़ा सा आपको पुरस्कार ध्यान रखना है, और इसकी ये मैंने बता दी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। आज का दूसरा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि ये जब ये डिजिटल का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हाल ही में ब्लैक लिस्ट घोषणा पत्र चर्चा में रहा है, इनका संबंध किससे? आपको ये बताना कि हाल ही में एक जो घोषणा पत्र सामने है उसका नाम है आपका ब्लैक लिस्ट घोषणा पत्र। तो इनका संबंध किससे है? क्या ये कोई एआई मतलब आर्टिफिशियल या कृत्रिम बुद्धि से संबंधित है, या ये कोई वायरस से संबंधित घोषणा पत्र है, या ये कोई पानी या वाटर से संबंधित कोई घोषणा पत्र है, या कोई ये साउंड या ध्वनि से संबंधित कोई मतलब ये घोषणा पत्र है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये एआई मतलब इसका अर्थ होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपको ध्यान रखना है, जिसे हम कृत्रिम बुद्धि कह सकते हैं, कृत्रिम बुद्धि कह सकते हैं हमें, और एआई आर्टिफिशियल। ये क्यों चर्चा मेरा, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो एआई सेफ्टी समिट हुई थी आपको हाल ही में, मैंने क्वेश्चन भी करवाया था। कौन सी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी, एआई सेफ्टी समिट हुई थी, एआई सेफ्टी समिट हुई। और ये कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी यूके के अंदर। ये भी आप सभी को मैंने कराया था इसी बोर्ड पर, जिसमें मैंने बड़े बड़े नेताओं का भी नाम लिखा था, और जैसे यूएस की कमला हैरिस थी उप प्रेसिडेंट, और इसके अलावा आपको ऋषि सुनक का नाम बताया था। ये भी आप सभी को ध्यान रखें। और ये कहाँ बात करने वाले हैं? तो एआई में जोखिम से मिलकर कार्य करने, मतलब इसका क्या कहा गया, इसका उपयोग लाभ भी होते हैं एआई के, और हानि भी होती है। जब भी कोई वस्तु आती है उसके दो परिणाम होते हैं, एक लाभ होता है, एक हानि। लाभ तो इसके मतलब जो भी कार्य जल्दी हो सकते हैं, या कोई भी हो सकते हैं, भाषा लैंग्वेज ट्रांसलेशन ऐसे कुछ। और हानि भी हो सकती है, क्योंकि इसका ये डर भी रहा है कहीं मानव जात समाप्त न हो जाए इस मशीनीकरण से। तो इसके जो हानि है, हानियों को समझने के लिए एक साथ मिलकर कार्य करना, एक साथ मिलकर क्या करना? कार्य करना। ये इसका मतलब मेन उद्देश्य है इस समिट का हुआ था, और इस घोषणा पत्र का। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसमें कितने देशों ने हस्ताक्षर किए या शामिल हुए हैं? तो कुल कितने देश अब तक इसमें शामिल हुए हैं? तो 28 देश शामिल हुए। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और 28 में से भारत का भी नाम शामिल है। भारत भी 28 देशों में शामिल है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। भारत भी क्या है, 28 देशों के में शामिल है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, और ये भी आपको ध्यान रखना है। और अब है ना, इसमें और घोषणा की गई कि सेकंड एआई पर समिट, सेफ्टी समिट कहाँ पर होगी, और थर्ड एआई पर समिट कहाँ पर होगी। ये भी मैं आपको बता दूं कि जो सेकंड एआई पर जो मीटिंग होने वाली है या समिट होने वाली है, ये कहाँ पर होगी, और इसके अलावा जो थर्ड है ये कहाँ पर होगी। तो ये दोनों कहाँ पर होगी? तो ये कहाँ पर होगी? एक होगी ये जो मतलब थर्ड है, ये सेकंड है, ये होगी साउथ कोरिया के अंदर। और थर्ड है वो कहाँ पर होगी? तो वो होगी फ्रांस के अंदर। जो सेकंड है ये कहाँ पर होगी? ये होगी साउथ कोरिया के अंदर, कोरिया। और ये जो थर्ड है ये कहाँ पर होगी? तो ये होगी फ्रांस के अंदर। ये भी ध्यान रखना। इन दोनों की भी घोषणा कर दी गई है कि कौन सी कहाँ पर होगी, ये भी इसमें कहा गया है। अब हम थोड़ा सा और जान लेते हैं कि कुमनिंग घोषणा पत्र ये किससे संबंधित है, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। कुमनिंग जो घोषणा पत्र है ये किससे संबंधित है? तो आपको पता होगा कुमनिंग घोषणा पत्र, कुमनिंग घोषणा पत्र। तो कुमनिंग घोषणा पत्र ये किससे संबंधित है? तो ये है आपका COP 21 या मतलब COP 15 हुआ था, आपको पेरिस में हुआ था, ये आपको पता होगा। तो इससे संबंधित है, मतलब नहीं पेरिस में, ये कहाँ पर हुआ था घोषणा पत्र जो COP, ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर।
मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर हुआ था। इसमें ये घोषणा पत्र था और ये जैव विविधता पर आयोजित होने वाला पहला कोप था। ये भी ध्यान रखना, जैव विविधता पर आयोजित पहला ये समिट था। विश्व स्तर के नेता शामिल हुए थे इसमें, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा फिर आया था दिल्ली घोषणा पत्र, ये भी आपको पता होगा, नई दिल्ली या दिल्ली घोषणा पत्र कह सकते हैं, दिल्ली घोषणा पत्र। तो दिल्ली घोषणा पत्र ये G20 आपको पता होगा, जब ये समिट हुई थी, शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें ये घोषणा पत्र आया था। और इसी घोषणा पत्र के तहत G20 में एक नया मतलब संघ जोड़ा गया, उसका नाम क्या था, अफ्रीकन यूनियन, AF। और अफ्रीकन यूनियन की आपको बताना है स्थापना कब हुई थी और इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है, क्योंकि मैंने इनका ये काफी बार डिटेल में इधर मैंने क्वेश्चन भी करवाया था, तब ये AU को शामिल किया गया इसी घोषणा पत्र के अंदर, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसकी थीम क्या थी, G20 की थी, इसकी थीम थी वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। कौन सी थी, वन अर्थ, एक बार वापस बता दीजिए, वन अर्थ, वन फ्यूचर, वन अर्थ, वन फ्यूचर, और एक और थी वन अर्थ, वन फ्यूचर और वन फैमिली। ये मतलब ये आपको ध्यान रखना है, इसकी ये थीम थी। और वसुदेव कुटुंबकम हिंदी में थीम थी और इंग्लिश में थीम ये भी थी। और इसके बाद रामसर कन्वेंशन कब हुआ था प्रथम बार, और भारत की कितनी रामसर साइटें शामिल हैं, ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ। तो रामसर साइट या रामसर सम्मेलन, रामसर सम्मेलन ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 2 फरवरी 1971 के अंदर। और कहाँ पर हुआ, ये हुआ था ईरान के अंदर है। जो रामसर स्थल है ये ईरान के अंदर है, यहाँ पर ये शामिल हो मतलब ये कन्वेंशन हुआ था, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और इसके अंदर 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे या विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है या विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा और देखें तो मतलब कौन सी है जो P20 हुआ था ये कहाँ हुआ था, पार्लियामेंट जो संसद का हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, P20 ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था यशोभूमि के अंदर हुआ, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको बता दिए हैं प्रमुख जानकारी, और क्या थी इंपॉर्टेंट ये भी मैंने आपको बता दी इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये थे आज के 2 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और देखते आज का तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में 1948 में चला कौन सा ऑपरेशन चर्चा में रहा है। आपको ये बताना है कि हाल ही में वो कौन सा जो ऑपरेशन है जो चर्चा का विषय बना है, जो कि 1948 में चला था, क्योंकि अब वापस एक बार चर्चा में आया है। तो कौन सा था, कहां पर चलाया, किसके खिलाफ चलाया, क्यों चलाया, सारी हम जानकारी जानने वाले हैं। और अब क्यों चर्चा में आया उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन पर कि कौन से ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए है वो है ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन बी है वो है ऑपरेशन बाइसन, ऑप्शन सी है वो है ऑपरेशन कलाम, और ऑप्शन डी है वो है ऑपरेशन आयरन स्क्वायर। तो कौन सा ऑपरेशन है जो हाल ही में वापस चर्चा में रहा है, जो कि कब चला, 1948 में चला, तो वो है ऑप्शन नंबर आपका दिख रहा है बी, ऑपरेशन बाइसन। बाइसन ऑपरेशन कब चलाया, क्यों चलाया, किसके खिलाफ चलाया, हम सारी जानकारी देखने वाले हैं। तो ये कब चला था, सबसे पहले देख लेते हैं। ये चला था 1 नवंबर 1948 को, 1 नवंबर 1948 को चला था, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और कहाँ चला था ये तो ये चला जोजिला स्थान है यहाँ पर चला था, जोजिला स्थान पर। और ये जोजिला स्थान कहाँ पर है उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो ये कि क्यों चला, तो ये है मतलब जो जोजिला दर्रा है उसके पास चला, क्योंकि भारत ने पाक को हराया था यहाँ पर इसी ऑपरेशन के तहत। भारत ने पाक सेना को हराया, ये भी आप सभी को ध्यान, भारत ने पाक सेना को हराया था। और ये कहां पर है जोजिला स्थान, तो ये है आपका श्रीनगर से लेह को जोड़ता है,
श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला जो स्थान है यहाँ पर है, और यहीं पर है मतलब द्रास सेक्टर है, और ये जो लद्दाख में पड़ता है द्रास सेक्टर, द्रास जो सेक्टर है इसी के पास है। और ये द्रास सेक्टर कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है लद्दाख के अंदर, ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये मतलब ऑपरेशन चला था, और भारतीय सेना ने या भारतीय इंडियन आर्मी ने यहाँ पर पाकिस्तान की सेना को हराया था, और इसी कारण ये वापस 1 नवंबर आया, तो ये चर्चा में रहा था, उसकी याद जो इसको याद वापस इसे याद किया गया, इस कारण ये चर्चा का विषय बना रहा। और इसके अलावा और देखें तो ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। आज हम सारे ऑपरेशन जो भी उस टाइम से लेकर मतलब स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कोई ऑपरेशन है, उसके बाद का कोई है, और वर्तमान में कोई करंट का है, तो हम सारी उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला है ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत कहाँ चला, तो ये सियाचिन में चला। सबसे ऊंचा मतलब युद्ध स्थल है, ग्लेशियर है, वहां पर ये चलाया गया, और पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा गया वहां से भी। तो ये चला था सियाचिन के अंदर, सियाचिन। और इसके अलावा आपको और दिख रहा है मतलब और ये मतलब जो सियाचिन है ये नुब्रा घाटी के अंदर है, और ये मतलब विजय प्राप्त कब की थी, ये की गई 1984 के अंदर, ये भी मैं आपको बता दूं 1984 के अंदर। और ये कहाँ पर है, नुब्रा घाटी के अंदर, मतलब वहां पर ये चलाया गया, ये भी ध्यान रखना। और देखे तो मतलब ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है, ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है, ऑपरेशन पोलो है ये है हैदराबाद से संबंधित, क्योंकि हैदराबाद के जो निजाम थे या वहाँ के मतलब जो मुस्लिम शासक थे, उन्होंने मतलब भारत में आने से उन्होंने मना कर दिया स्वतंत्र रियासत स्थापित करने में। तब हमारे जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा ये कार्रवाई की गई। और ये कब चला, तो ये चला 13 से 17 सितंबर तक 1948 में, ये भी 1948 चला था, ये भी ध्यान रखना। और इसमें क्या हुआ था, फिर आत्मसमर्पण कर दिया हैदराबाद के जो निजाम थे उसका नाम क्या था, तो निजाम का नाम था वो निजाम ही था, मतलब जो वहाँ के निजाम थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, और बीवी को छोड़कर कुत्ते को लेकर भाग गई जो कुत्ते थे उनको ले गए, और अपने जो बैग में थे उनको यहाँ पर छोड़ दिए थे, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो ये मैंने बता दिया आपको। और ये अब हम अन्य और देख लेते हैं। ऑपरेशन कावेरी किससे संबंधित है, कावेरी, तो ऑपरेशन कावेरी है ये सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। और इसके अलावा और कौन सा है, और देख ले करुणा, म्यांमार में सहायता के लिए, या म्यांमार में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए करुणा, म्यांमार से संबंधित है। और कौन सा है, ऑपरेशन मैंने गंगा बता दिया है, ऑपरेशन गंगा, तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, या अफगानिस्तान में फंसे किससे गंगा, तो यह है यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। और कौन सा है, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन दोस्त ये कहाँ से, तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसकी राहत के लिए ये चलाया गया था। तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसके लिए, तुर्की प्लस सीरिया यहाँ के लिए चलाया गया, ये भी ध्यान रख लेना। और कौन सा है, तो और है ऑपरेशन अजय, हाल ही में ये हमास इजराइल में जो युद्ध चल रहा है इसमें ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय कहाँ से, इजराइल, इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। और देखे तो कौन सा प्रमुख है, और है देवी शक्ति, जो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति, कौन सा ऑपरेशन देवी शक्ति, तो ऑपरेशन देवी शक्ति कहाँ से, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, अफगान जलेबी वहां से ये अफगानियों को वहां से भारतीयों को निकालने के लिए ये चलाया गया। और कौन सा है, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड, ये इजराइल ने हमास के द्वारा चलाया गया, जबकि हमास ने वापस इजराइल के खिलाफ कौन सा चलाया, तो ये चलाया ऑपरेशन अल अक्सा। तो ये प्रमुख ऑपरेशन भी थे, और ये क्वेश्चन ऑपरेशन से संबंधित था, तो उस बारे में हम पूरी बात कर लिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में भारत वर्सेस श्रीलंका का जो ये मैच हुआ था, कल हुआ था, मतलब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, इसके हिसाब से देखें तो कल हुआ था या परसों हुआ था, ये आप समझ लेना, क्योंकि हमारा वीडियो एक दिन एडवांस रिकॉर्डिंग होता है, आज होते हैं तो अपलोड हम कल करते हैं, इसलिए। तो ये जो भारत श्रीलंका के बीच जो मैच हुआ, जिसमें भारत ने एक ऐतिहासिक जीत प्राप्त की है या अपना रिकॉर्ड बनाया है, मतलब ऐसी टीम बन गई है कि इतने रनों से जीतने
इतने रनों से जीत हासिल की है, तो ये टीम बनी है। तो ये मैच किस स्टेडियम में हुआ, ये क्वेश्चन अगर आएगा तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्योंकि ये वर्ल्ड कप चल रहा है, फाइनल होगा तब हम पूरी इसकी डिटेल से अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कौन विजेता रहा, किसको क्या मिला, कौन से क्या रिकॉर्ड बने, सारे हम बात करने वाले हैं। फिर भी हम ये आज एक वापस ये क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसके अंदर है ना हम आपको इसमें क्या बताना आपको कि कौन से स्टेडियम में मतलब ये जो मैच हुआ था। तो ऑप्शन ए वो है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, ऑप्शन बी है ग्रीन पार्क स्टेडियम, ऑप्शन सी ईडन गार्डन स्टेडियम और ऑप्शन डी ईडाना स्टेडियम। तो किस स्टेडियम में ये मैच हुआ था, तो ये तो हुआ था वानखेड़े स्टेडियम में। क्रिकेट से तो आपसे सभी क्वेश्चन आपको आते होंगे, सभी याद है क्रिकेट, इसलिए अधिक बताने की जरूरत नहीं है। ये वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में ये मैच हुआ था, और इसमें हाल ही में ये चर्चा का क्यों विषय बना है, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिकेट के महान मतलब जो क्रिकेट के महान खिलाड़ी थे सचिन तेंदुलकर, उनकी मूर्ति का अनावरण भी यहीं पर हुआ था। और उस मूर्ति के वास्तुकार कौन है, तो प्रमोद काम्बले इस मूर्ति के वास्तुकार हैं, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और इसमें अधिक कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो रिकॉर्ड बने हैं वो मतलब भारत के नाम है। और इसके अलावा जो आईसीसी विश्व कप चल रहा है, आईसीसी विश्व कप चल रहा है, इसका शुभंकर क्या है, ये पहले तो हो कह रहा है भारत के अंदर हो रहा है, अकेले पूरे इस मैचों की मेजबानी भारत कर रहा है। और कौन सी इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो ये हैं आपके मतलब शुभंकर क्या है इसका, तो इसका है क्रिप्टोकस शुभंकर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। क्रिप्टोकस जो शुभंकर है ये थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना। और इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन है, दो ब्रांड एम्बेसडर बने हुए, एक तो है शाहरुख खान, और इसके अलावा एक वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर है, वो है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। तो ये दो मतलब ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। शुभंकर ये है, और ये अभी चल रहा है, फाइनल नहीं हुआ, जब ये फाइनल होगा तो हम पूरी डिटेल से जानकारी देखेंगे। और ये मैंने आपको बता दिया है। और तो ये थे आज के 4 क्वेश्चन, आपको कैसे लगे, मुझे लगता है अच्छे लगे होंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का जो 5वां और 6वां क्वेश्चन है, वो है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, और उससे संबंधित जो भी डिटेल से जानकारी होगी उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो आज का 5वां क्वेश्चन है, वो है हाल ही में सोनिया शर्मा ने जो 36वें नेशनल गेम्स चल रहे हैं उसमें कौन सा पदक जीता है, आपको ये बताना। क्योंकि आपको पता है कि गोवा के अंदर 36वें जो नेशनल गेम्स है ये चल रहे हैं, और राजस्थान के जो प्रतिभागी या खिलाड़ी हैं वो अपना प्रदर्शन और अच्छा बेस्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, और राजस्थान के लिए वो पदक भी जीत रहे हैं। तो इसमें एक खिलाड़ी नाम है वो है सोनिया शर्मा ने हाल ही में किस गेम में कौन सा पदक जीता है, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है ए है स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी है कांस्य पदक, ऑप्शन सी है वो है रजत पदक, और ऑप्शन डी है वो है ए व बी दोनों। मतलब स्वर्ण पदक भी जीता है उन्होंने और कांस्य पदक भी जीता है। तो कौन सा जीता है और क्या जीता है उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सा चल रहा है 37वां नेशनल गेम्स जो कि हो रहा है गोवा के अंदर, 37वां नेशनल गेम्स, और ये कहाँ पर हो रहा है, गोवा के अंदर, ये भी आप सभी को ध्यान है। और इसका क्या है, शुभंकर क्या है इसका, तो शुभंकर है वो है मोगा, और मोगा का अर्थ क्या होगा, ये होगा प्रे। और गेट सेट गोवा, ये भी ध्यान रखना, कौन सा, गेट सेट गोवा, ये दो इसके मतलब ये स्लोगन है और ये शुभंकर है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसमें जो राजस्थान का दल है, कितने खिलाड़ी गए हैं राजस्थान के दल से, राजस्थान का दल है इसमें कितने खिलाड़ी हैं, राजस्थान का दल इसमें 480 खिलाड़ी गए हैं। और इसका स्पॉन्सर कौन है, तो इसका स्पॉन्सर है वो है एसबीआई बैंक। तो ये भी आप सभी को थोड़ा सा जो राजस्थान की तैयारी कर रहा है, राजस्थान लेवल में जो भी कोई एग्जाम की तैयारी कर, थोड़ा सा ये थोड़ा ध्यान रखना है ना, अक्सर क्रिकेट से संबंधित ज़्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं। और इसके अलावा अब है ना, सबसे पहले गोल्ड किसने जीता राजस्थान में और किस खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे फर्स्ट गोल्ड किस में आया तो फर्स्ट गोल्ड आया वो जीता निकेत जहांगीर ने, ये भी ध्यान रखना, निकेत जहांगीर। और निकेत जहांगीर ने किस खेल में ये गोल्ड जीता था, तो ये जीता था आपका भारोत्तोलन या भारोत्तोलन या लेट वेट
वेट लिफ्टिंग है, इसमें यह भारोत्तोलन में गोल्ड जीता था। उसके बाद और किसने जीता था, और जीता था आदिति ने, पिनाक सिलाट में गोल्ड जीता था। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, आदिति ने जो गोल्ड है वो मैं बता देता हूँ अब तक के आदिति ने। और इसका गेम क्या है, पेनाक सिलाट, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और किस खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता, सुनील जाखड़ ने जीता था तलवारबाजी के अंदर, या फेंसिंग कह सकते हैं। भारत की पहली फेंसिंग महिला खिलाड़ी, उसका नाम क्या है, आपको इस कमेंट बॉक्स में बताना है उसका नाम। तो सुनील जाखड़ ने, सुनील जाखड़, और सुनील जाखड़ ने कौन सा मतलब जो पदक जीता था किसमें, तलवारबाजी के अंदर। ये सारे हैं, ये गोल्ड हैं, ध्यान रखना। गोल्ड के अंदर मैं बता रहा हूं तलवारबाजी, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और किस खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता था, और खिलाड़ी का नाम देखे तो राजस्थान बास्केटबॉल टीम ने ये जीता था। कौन सा, राजस्थान बास्केटबॉल, राजस्थान बास्केटबॉल जो टीम है इसने एक गोल्ड जीता था। तो अभी तक कितने गोल्ड आए हैं, 4 राजस्थान के गोल्ड आ चुके हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और अब है ना आदिति ने कौन नहीं, सोनिया शर्मा ने किस गेम में पदक जीता था, तो इधर मैं लिख देता हूँ सोनिया शर्मा, सोनिया शर्मा। और सोनिया शर्मा ने किस में पदक जीता था, तो ये जीता था आपको ताइक्वांडो, ध्यान रखना। ये हाल ही में शामिल हुआ था, इस कारण ये थोड़ा सा ज्यादा मतलब ताइक्वांडो, ध्यान रखना। ताइक्वांडो के अंदर कौन सा पदक जीता था, तो इसने जीता था आपका रजत पदक, ये ध्यान रखना। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, सही होगा, रजत पदक। तो ये रजत पदक, और कौन सी कैटेगरी में जीता था इन्होंने, तो ये अंडर 73, अंडर जो 73 है केजी, इसमें ये जीता था वेट के अंदर, ध्यान रखना, ताइक्वांडो के अंदर। तो ये क्वेश्चन और इसका जो डिटेल से जानकारी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 6वां क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई 5G टेस्टिंग लैब योजना के तहत राजस्थान में कितनी लैब स्थापित की जाएगी, या कितनी लैब स्थापित होगी। आपको ये बताना है कि जो इस योजना के तहत है ना, केंद्र सरकार द्वारा जो ये 5G टेस्टिंग लैब योजना चलाई जा रही है, कहाँ पर चलाई जा रही है, तो ये जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है या यूनिवर्सिटी होगी उसमें ये चल रही है। तो इसके तहत कुल कितने केंद्र सरकार की और राजस्थान में कितनी, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो ये किसके द्वारा चली जाती है, तो ये चले जाए केंद्रीय दूरसंचार जो विभाग है इनके द्वारा, केंद्रीय दूरसंचार जो हमारा मंत्रालय है इसके द्वारा ये चलाई जा रही हैं। और इसमें कुल कितनी चलाई, कितनी मतलब देश में कुल कितनी, 100 यूनिवर्सिटी के अंदर 100 हायर जो मतलब इंस्टीट्यूट है, हायर इंस्टीट्यूट, जो हायर इंस्टीट्यूट है इसमें ये स्थापित की जाएगी। और इसके फिर ये मतलब टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी। और इसका खर्चा है वो कैसे होगा, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो इसका खर्चा है वो होगा आपके 80/20, मतलब 80% केंद्र सरकार, 20% राज्य सरकार द्वारा। और इसका रख रखाव है वो 5 साल के लिए, मतलब केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः जो भी खर्चा होगा वो केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। और राजस्थान की ये कितनी, तो ये राजस्थान की 5, ध्यान रखना, राजस्थान के 5 स्थानों पर ये टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी। तो कहाँ पर की जाएगी उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 आपको दिख रहा होगा कहाँ, IIT जो जोधपुर है यहाँ पर एक स्थापित की जाएगी। और नंबर 2 पर और कहाँ पर स्थापित की जाएगी तो ये की जाएगी आपके MBM, जो MBM कॉलेज है जोधपुर के अंदर, विश्व यूनिवर्सिटी है उसमें स्थापित की जाएगी। और एक और कहाँ पर स्थापित की जाएगी, तो ये की जाएगी बिट्स जो पिलानी है वहाँ पर स्थापित की जाएगी। बिट्स के अंदर जो बिट्स हैं वो कहाँ पर है, पिलानी के अंदर, यहाँ पर एक स्थापित की जाएगी। और कहाँ पर स्थापित की जाएगी, तो एक है MNIT, क्या नाम है इसका, MNIT ये जयपुर के अंदर है, एक यहाँ पर स्थापित की जाएगी। और एक कहाँ पर ये एक है निवाई टोंक के अंदर, कौन सी है, वन स्थलीय विद्यापीठ, वन स्थल विद्यापीठ है वहाँ पर स्थापित की जाएगी। और ये कहाँ पर है, निवाई टोंक के अंदर, ध्यान रखना, निवाई टोंक के अंदर स्थापित की जाएगी। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। और इसकी जो शुरुआत फिर है, हम 5G आया तो 5G राजस्थान में शुरुआत कहाँ से हुई है, तो नाथद्वारा राजसमंद से हुई है।
श्रीनाथ जी के मंदिर से और जियो के द्वारा की गई, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये थे कुल 2 क्वेश्चन। ज़्यादा राजस्थान जो करंट होता है उसमें स्टैटिक अधिक नहीं बनते, इंडिया के अधिक बनते हैं, क्योंकि वो तो इंडिया लेवल का होता है। ये फिर राजस्थान का सिर्फ 2 क्वेश्चन हम लेते हैं डेली। ऐसा नहीं है कि हम एकमात्र ये यूट्यूब पर चैनल है जिस पर आपको चैनल है जिसमें ये विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर एक साथ प्रोवाइड किया जाए। अभी तक आपको ऐसा कोई चैनल नहीं मिलेगा जिसमें ये तीनों एक साथ, प्लस ये जो स्टैटिक जीके का है ये भी पोर्शन एक साथ कराना और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैटर पहुंचाना, ये भी हमारा जो प्रयास है वो बना रहा है लगातार और आगे भी बना रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके हमारे यूट्यूब फैमिली में शामिल हो जाए। तो कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।